दिक्कत नहीं होती है। और फिर हमारे लिए ये विपत्ति नहीं है, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा स्वरूप है और हमारी संपत्ति है। ये जो बताया जा रहा है हर एक द्रव्य का, वो उसका स्वरूप है और उसकी संपत्ति है। तो अभी जो एक बात आई कि ये चार चीज़ें होना चाहिए ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये क्षेत्र की बात चल रही है। अभी काल की बात अभी करेंगे। क्षेत्र की बात में वो ये कह रहे हैं कि यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे, जो काल को अस्थि काल नहीं मानेंगे, तो एक चीज़ खंडित हो जाएगी और एक चीज़ खंडित हो जाने से वो वस्तु ही नहीं रहेगी। तो वस्तु तो है, वो वस्तु माने उसका अस्तित्व तो है, लेकिन वो बहु प्रदेश वाला अस्तित्व नहीं, अंश कल्पना वाला अस्तित्व नहीं। आकाश में तो अंश कल्पना होती है, धर्म द्रव्य में अधर्म द्रव्य में भी अंश कल्पना होती है, एक जीव में भी अंश कल्पना होती है, लेकिन काल द्रव्य में अंश कल्पना नहीं होती। पर ये एक प्रदेश है तो उसमें और अंश कल्पना नहीं होती है। देखो क्या पूछ रहे हैं? मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो कोशिश पूरी करूँगा। मिल गया? हाँ, देखो प्रत्येक, ये पेज नंबर 229 पर है। प्रत्येक द्रव्य के समान काल द्रव्य भी प्रति समय उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त है। पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद और द्रव्य का ध्रुवत्व, यह प्रत्येक द्रव्य की स्वरूप संपदा है। इसलिए यह सुनिश्चित ही है कि एक समय में होने वाले उत्पाद व्यय और द्रव्य द्रव्य में ही घटित होते हैं, एक पर्याय में नहीं। और ये भी लंबा है, जब ये इसको अपन पढ़ेंगे तब इसका मैं विशेष अर्थ समझाऊंगा। ये ऐसा नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने लिख दी, टीका लिख दी, अनुशीलन लिख दिया, उसके बाद में सारांश लिख दिया, और उसके बाद में रोजीना पढ़ता हूँ ना, तो रोजीना कम से कम 1 घंटा पढ़ता हूँ इन 2-3 पेजों को ही। ऐसे ही नहीं होता, आता है। इसलिए तुम्हें कैसे आ जाएगा 1 सेकंड में? लेकिन मैं तो अपनी व्यायाम करूँगा, क्योंकि मैंने गुरुदेव को देखा है कि वो पगड़ी छाप बैठे रहते थे 5-7 लोग, और गुरुदेव से समय सार की गाथाओं की बारीकियों को अपने बताते रहते थे कि किसने क्या समझ में आया नहीं। लेकिन जैसे अपने यहाँ पर एक नियम था ना कि कहानी किसी को सुनानी हो तो एक हुंकारा भरने वाला चाहिए था। वो हुंकारा भरने वाला नहीं हो तो कहानी वाला कहानी नहीं सुना सकता, क्योंकि 2-5 लोग बैठ जाते, लौट जाते, सो जाते, कुछ सो जाते, अब सब सोते रहे और वो कहानी सुनाता रहे। ऐसा नहीं, एक हुंकारा भरे। ऐसे गुरुदेव के सामने एक हुंकारा बैठा रहता था, प्राण वचन गुरुदेव, प्रमाण वचन गुरुदेव। वो बीच बीच में ऐसा बोलता रहता था और वो उसकी समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। यदि आकाश अभिन्न अंश वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए 2 अंगुलियों का क्षेत्र है ऐसा कहा जाए, एक क्षेत्र है, तो जो अंश अंगुली का क्षेत्र है वही अंश दूसरी अंगुली का भी क्षेत्र हो गया। इसलिए 2 में से एक अंश का अभाव हो जाए। तो 2 की क्या जरूरत, एक ही है ना, तो उसे 2 क्यों बोलते हो, है ना? एक कमरे के एक कोने में एक सो रहा, दूसरे कोने में दूसरा सो रहा, तो हम उसे 2 कमरे कह सकते हैं? एक ही कमरा कहना पड़ेगा ना। इस प्रकार एक से अधिक 2 आदि अंशों का अभाव होने से आकाश भी परमाणु के समान प्रदेश मात्र सिद्ध होगा। बस वो भी एक प्रदेश ही मानना पड़ेगा। अतः यह तो ठीक नहीं है। अब यदि यह कहा जाए कि आकाश भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, अंश उसके अलग अलग हैं और वो अविभागी एक द्रव्य है, इसलिए 2 अंगुलियों का एक क्षेत्र है, तो यह ठीक ही है
क्योंकि अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना सिद्ध हो जाती है। क्योंकि निश्चित तो यही करना था कि एक अविभागी द्रव्य में अंश की कल्पना की जाती थी। यदि तुमने ये मान लिया कि उनके अलग अलग अंश हैं तो हमारी बात सिद्ध हो गई, अंश कल्पना। ये कह रहे कि आकाश एक द्रव्य है और उसके अनंत अंश माने जा सकते हैं, और एक अंश एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उतनी जगह माना जाता है, अंश वाला है। यदि ऐसा कहा जाए कि 2 उंगलियों का क्षेत्र अनेक है, अब एक वाला तो खत्म हो गया, अनेक है, एक से अधिक हैं, तो प्रश्न होता है कि आकाश द्रव्य खंड खंड रूप सविभाग अनेक द्रव्य है, इसलिए 2 उंगलियों का क्षेत्र अनेक है, माने आकाश ही अनेक आकाश हैं, इसलिए अलग है कि आकाश तो एक ही है, अविभागी द्रव्य होने पर 2 उंगलियों का क्षेत्र अनेक है। यदि आकाश सविभाग अनेक द्रव्य होने से उंगलियों का क्षेत्र अनेक है, ऐसा माना जाए तो आकाश द्रव्य अनंत हो जाएंगे। या तो आकाश अनंत हो जाएंगे और या फिर उसके हिस्से नहीं माने जा सकते हैं, पर यह तो ठीक नहीं है। अतः आकाश अविभाज्य एक द्रव्य होने से 2 उंगलियों का एक क्षेत्र है, ऐसा माना जाए तो यह ठीक ही है। इस प्रकार अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना फलित हो गई। बस ये अंतिम निकालना तो ये है, एक द्रव्य में अंश कल्पना हो सकती है। बस आकाश में अनंत अंश हैं, अंश माने प्रदेश हैं, बस। और ये बात गलत नहीं है, इसको ऐसा होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस बात तो इतनी है। अब आपकी समझ में इतना आ जाए कि आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं और उसमें कोई शंका खड़ी नहीं हो तो समझ लेना, उसका अर्थ समझ में आ गया। ये सब बीच की उन्होंने तर्क युक्तियों से उस बात को सिद्ध किया है। अभी हम जयसेनाचार्य ने फिर 2 मुनि खड़े कर दिए हैं, इनने तो 2 अंगुलियाँ खड़ी करी थी, उन्हें 2 मुनिराज खड़े हैं, तो उनका क्षेत्र अलग अलग है कि इकट्ठा ही है। मतलब ऐसे अलग अलग उदाहरणों से हम इसे घटित करके देखें तो हमारे दिमाग में वो बात अच्छी तरह खचित हो जाएगी। अब 41वीं गाथा अपन ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी? तो पढ़ो फिर। अब सीधा सच्ची गाथा है। 1 2 और फिर संख्यात। संख्यात के लिए इन्हें बहुत शब्द का प्रयोग किया और फिर असंख्य को अलग लिया और अनंत को अलग लिया। यदि बहुत कहा था तो असंख्य अनंत भी आ जाते उसमें, संख्यात असंख्यात और अनंत। लेकिन उनने असंख्य अनंत को अलग कह दिया तो समझ लो बहुत संख्यात के अर्थ में किया है ना। 1 2 3 4 5 6 लगाते जाओ। ये सब जितने हैं कहाँ पढ़ रहे हैं, द्रव्यों के 1 2 बहुत असंख्य और अनंत प्रदेश होते हैं और काल के अनंत समय होते। अब क्या क्या मतलब काल के प्रदेश नहीं होते? वो तो अप्रदेशी है ना। वो जो मेहनत करेंगे अभी कि वो एक प्रदेशी के अप्रदेशी, वो एक अलग है। अभी तो अपन ने उसे अप्रदेशी मान लिया ना, तो फिर कहते हैं उसमें अंश कल्पना कैसे करेंगे? एक द्रव्य में अंश कल्पना करनी है। अब काल इन्हें बाकी के 5 द्रव्य तो बहुप्रदेशी हैं, इसलिए उनमें अंश कल्पना हो गई। आकाश में अनंत हो गए, धर्म द्रव्य में असंख्य हो गए, अधर्म द्रव्य में असंख्य हो गए, एक जीव में असंख्य हो गए। आप समझे ना? तो ये तो प्रदेश की हो गई। अब काल द्रव्य में प्रदेश नहीं है तो उसमें भी अंश कल्पना करनी है। तो कहते उसमें हम
समय से अंश कल्पना करेंगे। उसका सबसे छोटा हिस्सा प्रदेश है क्षेत्र की अपेक्षा, और काल की अपेक्षा सबसे छोटा हिस्सा समय है। और बाकी के जो 5 द्रव्य हैं उनमें भी काल से भी हमें अंश कल्पना होती है, लेकिन फर्क इसलिए नहीं है कि सभी द्रव्यों की, जैसे ये फर्क है ना प्रदेशों में, आकाश के अनंत, धर्म द्रव्य के असंख्य, इसके असंख्य, ऐसा भेद नहीं है। उस काल में तो सबके ही अनंत हैं, समझे, 6 द्रव्यों के। अभी इसमें थोड़ा बारीक भेद डाला है कि काल के समय तो काल के हैं, और उनको एक विशेषण लगा करके फिर बाकी के बनाया है। देखे ना क्या है विशेषण, वो इसमें वो समय विशिष्ट ऐसा शब्द लगा दिया है, विशिष्ट शब्द लगा दिया है। उसके तो अंश जो हैं वो समय, और बाकी में जो समय की अपेक्षा भेद किए तो समय विशिष्ट ऐसा लगाया है। वो क्या क्यों लगाया है, क्या लगाया है, अभी अपन बात करते हैं। देखो ये त्रियग प्रचय और ऊर्ध प्रचय, त्रियग सामान्य, ऊर्ध सामान्य, और तीसरा नाम और एक है और है इसका, इसमें दिया है। तो ये बता रहे हैं कि काल को जब हम बांटते हैं तो प्रदेशों के समूह को त्रियक प्रचय कहते हैं। तो प्रचय समझते क्या होता है? ये जो दीवार बनाते हैं ना कारीगर, तो ईंटों का एक वो लगाते हैं ऐसी, एक ईंट लगाई फिर एक ऊपर, तो उसको एक को एक चय बोलते हैं। समझ, काय को चय बोलते हैं? जैसे उन्होंने एक ईंट ऐसी पूरे में लगा दी, फिर ऊपर से दूसरी ईंट लगाई, तो एक एक चय, चय अपचय, चय अपचय, ऐसा कर जाते हैं। तो ये इसमें क्या प्रचय शब्द है ना, कहाँ है प्रचय? तो विशेष प्रकार का चय, त्रियक प्रचय। तो माने त्रियक माने तिरछा, तिरछा माने आड़ा, आड़ा माने ऐसा फैलाव वाला चौड़ा, ऐसे फैलाव को त्रियक प्रचय बोलते हैं। ये जो गाय भैंस को क्या बोलते हैं? त्रियंच गति। ये त्रियंच क्या है? ये इनका मध्य लोक भी तिरछा है, ऊर्ध लोक ऐसा है, स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग, स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग, ऐसा ऊपर ऊपर है। नरक ऐसे हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे, लेकिन मध्य लोक में एक के बगल में दूसरा, एक के बगल में दूसरा, जैसे एक के नीचे दूसरा, ऐसा नहीं है। उसका जो फैलाव है वो बम्बई जैसी बिल्डिंगें नहीं है, नीचे से ऊपर चली गई। अब यहाँ नरक बनते जा रहे हैं, बना तो रहे स्वर्ग, स्वर्गों में भी ऐसा ही है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो बना तो रहे स्वर्ग, बनते जा रहे हैं नरक। और जो ऐसी बस्ती बस्ती है ना आड़ी आड़ी, तो उसको त्रियग लोग बोलते हैं। लोग को ही पूरे मध्य लोग को त्रियग लोग बोलते हैं, त्रियंचों का लोग है। और वो तो ऐसा बोलते थे खनचंद भाई कि आप अपन आदमी खड़ा होता है ना, लेकिन पशु सब तिरछे होते हैं, हाथी घोड़ा सब 4 पैर होते हैं ना, ऐसे ऐसे तिरछे होते हैं, इसलिए उन्हें त्रिंच गति बोलते हैं। अगर सब तिरछे ही तिरछे होंगे, ऐसे खड़े आदमी जैसे कोई एक भी पशु पक्षी आपको देखने में नहीं आते। तो प्रचय वो आप समझ गए ना, वो लगते एक के ऊपर एक लगता जाता है। तो एक तो होता है त्रियग प्रचय, और एक कौन दूसरा ऊर्ध प्रचय। तो ये इसी ऊंचे ऊंचे जाते हैं, ये ऊर्ध प्रचय बोलते हैं। आड़ा होता है त्रियग प्रचय बोलते हैं। अब यहाँ प्रदेशों की अपेक्षा लगाओ तो त्रियग प्रचय, और काल के समयों की अपेक्षा लगाओ तो ऊर्ध प्रचय। अनादि से लेके अनंत काल तक ये ऊर्ध प्रचय है। और सारे लोक में अपन कहेंगे नरक से लेके स्वर्ग तक, और जो भी कहना हो, जैसे अपन हिंदुस्तान का बोलते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ये सब त्रियग प्रचय है। प्रदेशों का समूह त्रियग प्रचय है, और समय विशिष्ट पर्यायों का समूह ऊर्ध प्रचय है। ये जो समय विशिष्ट पर्यायों का समूह, तो ये जो विशिष्ट शब्द लगा है ना, वो काल द्रव्य में नहीं लगाना, और बाकी सब में लगाना। उसका कारण है
कि काल की पर्याय तो पर्याय ही है, काल का वो जो है ना अंश, वो तो पर्याय ही है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य का अंश पर्याय नहीं है, कोई विशिष्ट पर्याय है, जैसे मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, समझे। काल में ऐसी कोई पर्याय का ऐसा भेद नहीं है, वो सब अनादि से अनंत तक एक ही पर्याय पर्याय पर्याय। और इसमें हम कहेंगे मनुष्य से देव पर्याय, फलाने से पर्याय, माने विशिष्ट पर्याय, विशेष पर्याय पकड़ना, समझ गए ना। ऊर्धता सामान्य में समय विशिष्ट पर्यायों का समूह ऊर्ध प्रत्यय है। आकाश द्रव्य अवस्थित अनंत प्रदेशी होने से, धर्म व अधर्म द्रव्य अवस्थित असंख्य प्रदेशी होने से, जीव अनवस्थित असंख्य प्रदेशी होने से, अब ये क्या हो गया, वे अवस्थित और ये अनवस्थित। तत्वासूत्र पढ़ रहे ना आजकल, उसमें आया है ना, ये नक्की है, आकाश के अनंत प्रदेश नक्की हैं, आकार प्रकार सब नक्की है, धर्म द्रव्य का भी अधर्म द्रव्य का भी। और जीव का नक्की नहीं, मोटा हो जाता, दुबला हो जाता, इतने में हो जाता, इतने में फैल जाता, इसलिए इसको बोलते अनवस्थित। समझ में, अवस्थित और अनवस्थित का अंतर समझ में आ गया। ऊपर डाला अवस्थित, नीचे लिखा अनवस्थित। असंख्य प्रदेशी होने से त्रिजग परिचय वाले द्रव्य हैं। यद्यपि द्रव्य दृष्टि से पुद्गल द्रव्य अनेक प्रदेशी होने रूप शक्ति से संपन्न एक प्रदेश वाला है। एक प्रदेश है तो एक ही प्रदेशी पुद्गल द्रव्य, परमाणु पुद्गल द्रव्य है, लेकिन उसमें स्कंध बनने की शक्ति है, माने उसमें रूक्षत्व और स्निग्धता गुण है, जिससे वे दूसरे पुद्गल परमाणुओं के साथ वो जुड़ जाता है ना। इसलिए उसे उपचार से बहुप्रदेशी भी हमने मान लिया। देखो राजस्थान भी एक अपना देश का अंश है, मध्य प्रदेश भी है, और दिल्ली में केंद्र में राजधानी है। तो केंद्र की जो हिंदुस्तान है, भारत है, भारत को अड़ोसी पड़ोसियों से और अमेरिका से भी समझौता करने का अधिकार है, लेकिन राजस्थान को नहीं है, मध्य प्रदेश को नहीं है कि उनसे वो कोई समझौता कर लें। इसका मतलब ये वो देश नहीं है, राजस्थान देश नहीं है। देश होता तो उसको वो शक्ति होती, समझ गया। तो ये कहाँ चल रहा है, पर्याय दृष्टि से संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश वाला है, इसलिए उसके भी त्रियग प्रचय है, परंतु काल द्रव्य के त्रियग प्रचय नहीं है। अब एक ही प्रदेश है ना, आप प्रदेश का होता है एक ही प्रदेश, तो फैले क्या, वो तिरछा ऐसा कैसे फैले, क्षेत्र से नहीं फैल सकता ना वो। उसे तो आकाश के एक ही प्रदेश में एक कालाणु रत्नों की राशि की वहाँ जड़ा है, और वो अनवस्थित है कि अवस्थित, अवस्थित है, बस वहाँ जड़ा से जड़ा, अनादिकाल से लेके अनंत काल तक जिस आकाश के प्रदेश में जो कालाणु द्रव्य बैठा है तो बस बैठा है, बस है ना। क्योंकि वह शक्ति और व्यक्ति दोनों से ही एक प्रदेश वाला ही है, माने उसकी जो पर्याय हो तो भी और द्रव्य हो तो भी वो अपने एक प्रदेश में से उसी प्रदेश में रहेगा। ऊर्ध्व प्रत्यय तो सभी द्रव्यों के अनिवार्य रूप से होता ही है। अब ऊर्ध्व प्रत्यय क्या, आप लोगों की समझ में आ रहा है तो बताओ ऊर्ध्व प्रत्यय क्या है। अब भी हाल बताया है, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। ऊर्ध्व प्रत्यय पर्यायों की अपेक्षा अनादि से लेके अनंत काल तक है, उसको ऊर्ध्व प्रत्यय बोलते हैं, वो समयों की अपेक्षा। तो ऊर्ध्व प्रत्यय तो सभी द्रव्यों में अनिवार्य रूप से होता है। त्रियग प्रत्यय कितने द्रव्यों में होता है, 5 में, एक में नहीं होता है, किसमें, काल में। और ऊर्ध्व प्रत्यय 6 द्रव्यों में होता है, इसलिए अंशों से युक्त है, इसलिए 6 द्रव्यों में अंश कल्पना होगी, समझिए ना। 6 द्रव्यों में इन तो ये सिद्ध करना है कि द्रव्य अखंड है और उसमें अंश कल्पना हो सकती है, और अंश कल्पना हो गई तो अलग अलग हमने कहे
तो उनको प्रदेश एक हैं, इसलिए वे अलग अलग हो नहीं सकते। अलग समझे जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं, वे अलग हो नहीं सकते। ये दो अलग हो सकते हैं जिनके प्रदेश अलग हैं। इतना विशेष है कि समयों का परिचय माने समूह है ना, काल द्रव्य का ऊर्ध्व परिचय है और शेष द्रव्यों का समय विशिष्ट वृत्तियों का परिचय। ये समय विशिष्ट वृत्तियों का परिचय ऊर्ध्व परिचय है, क्योंकि काल द्रव्य की वृत्ति स्वतः समय भूत है और अन्य द्रव्यों की वृत्ति समय से अर्थांतरभूत होने से समय विशिष्ट है, और काल द्रव्य की वृत्ति तो स्वतः समयभूत होने से समय विशिष्ट नहीं है। अभी ये आया कुछ समझ में? थोड़ा अंदाजा लगाने के लिए बताता हूँ। जैसे अपन कहते हैं ना राग पर्याय है ना, और दृष्टि के विषय में राग नहीं है। राग पर्याय को अपन ने बिल्कुल निकाल दिया। तो ये राग पर्याय नहीं, विशिष्ट पर्याय है। सम्मा दर्शन केवल ज्ञानी विशिष्ट पर्याय है। तो जब पर्याय निकाल दी हमने, राग भी निकाल दी, मिथ्यात्व भी निकाल दिया, सम्यक्त भी निकाल दिया, केवल ज्ञान भी निकाल दिया, निर्मल पर्याय भी निकाल दिया, तो द्रव्य पर्याय रहित हो गया। ये विशिष्ट पर्याय का निषेध है। वो जो द्रव्य गुण पर्याय में जो पर्याय है वस्तु का स्वभाव, वो तो है ही, वो तो कहाँ से निकल जाएगी? प्रति समय बदलने का जो उसका स्वभाव है, वो ये पर्याय है ना, जो काल द्रव्य की है, काल द्रव्य में ही है। और हमारी जो विशिष्ट पर्यायों का निषेध है, वास्तव में वो पर्याय तो है। वो ऐसा कोई भेद ही नहीं जानता है, क्या करे? पर्याय का निषेध, केवल ज्ञान का भी पर्याय, इसका भी निषेध। अब कौन पर्याय बाकी है बताओ? ऐसा बोलते ना अजित भाई, बोलो। अरे पूरी पर्याय बाकी हैं। ये राग देश मोह मिथ्या तो ये सब छोड़ दो। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों हैं कि नहीं, इसमें सिद्ध करेंगे अभी। पर्याय वो तो प्रति समय होते ही है, नहीं तो वो काल खंडित हो जाएगा। जैसे प्रदेश खंडित हो जाता है ना, ऐसे काल खंडित हो जाएगा। वो समय तो मौजूद ही है, और उसमें भी अंश कल्पना है ना, क्योंकि अनंत समय होते हम ऐसा कहते हैं ना। यदि अंश कल्पना नहीं करेंगे तो अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक एक ही समय मानना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं। ये भूत में चला गया, ये वर्तमान में आ गया, तो भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में जाता है ना। अभी ये कहते हैं कि एक समय में उत्पादव्य और द्रव्य तीनों होते हैं। इसमें भी माथा मारेंगे। वो कहते हैं कि एक समय की पर्याय में तीनों नहीं होते। तो सुनो अब ये बात याद रखना, वो द्रव्य में होते हैं। और तर्क क्या दिया कि एक समय की पर्याय तो बिल्कुल सेपरेट है। तो जो द्रव्य है उसमें तो पूर्व पर्याय भी थी और उत्तर पर्याय भी होगी, तो व्यय पूर्व पर्याय की अपेक्षा होगा और उत्पाद वर्तमान पर्याय की अपेक्षा होगा। और जो पर्याय है वो तो एक ही समय की है, तो उसमें व्यय घटित नहीं होगा। व्यय किसका? इसलिए द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य। अब कहेंगे इसमें द्रव्य में तो एक समय की, अब एक कहते हैं उस द्रव्य में एक समय में तीनों घटित हो रहा है। ये समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि इस समय जो द्रव्य है इसमें पूर्व पर्याय के अपेक्षा व्यय, पूर्व पर्याय का व्यय नहीं, पूर्व पर्याय की अपेक्षा इसमें व्यय नाम का धर्म है, और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा इसमें उत्पाद नाम का धर्म है, और ध्रुव धर्म तो है ही। तो तब इसलिए तीनों चीज़ें इनसे युक्त द्रव्य, उत्पाद व ध्रुव युक्तम द्रव्य, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य, और सत द्रव्य लक्षणम, तब वो द्रव्य कहलाएगा। इसलिए द्रव्य में है वो। द्रव्य में एक समय में तीनों घटित होती हैं, पर्याय में नहीं। अभी अपने आप मोक्षों में ये आदत पड़ गई है, ये तो पर्याय में है, ये तो पर्याय की तरफ, पर्याय के नहीं है भाई साहब। द्रव्य द्रव्यार्थिक नय से नित्य है और पर्यार्थिक नय से अनित्य है। पर्याय नहीं है पर्यार्थिक नय से अनित्य। पर्याय तो प्रमाण से अनित्य है,
वो तो है ही अनित्य। वो तो द्रव्य जो है वो पर्याय की जिस तरफ से देखो तो अनित्य है, और द्रव्य की तरफ से देखो तो नित्य है। जिस द्रव्य की तरफ से देखना है वो द्रव्यार्थिक निर्णय का द्रव्य है, जिसे देखना है वो प्रमाण का द्रव्य है। समझ में ना? इसलिए सब ये वस्तु पे घटित होते हैं। हम कहते पर्याय पे घटा दिया, पर्याय पे घटा दिया, पर्याय पे घटित नहीं होते, वस्तु पे। ये चार अभाव है ना, तो वह में इसमें वर्तमान में, तो वर्तमान उस वस्तु में ये जो स्वरूप है ये वस्तु स्वरूप है, और वस्तु माने द्रव्य, और फिर ये पर्याय ये वस्तु का अंश है, गुण ये वस्तु के अंश हैं, प्रदेश ये वस्तु के अंश हैं, और ये अंश कल्पना भी सिद्ध कर रहे हैं। अब इसे तुम पढ़ लेना कल की मेहनत करके, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।